हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS PCS अतुल्य। आज हम हिस्ट्री का आगे का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम आज ऐतिहासिक पीरियड यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो हमें इसके बारे में लिखित शोध जो है उपलब्ध हैं, इसे पढ़ा जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक के सभी समय आते हैं। जो वैदिक काल है उससे लेकर के अभी तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। अच्छा, ये हिस्ट्री के बारे में आप देख लीजिए। हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री डिवाइड किया गया है आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन ट्रेवलर और लिटरेचर के। ठीक है, मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? आर्कियोलॉजिकल चीज़ों से मिलती है, फॉरेन ट्रेवलर से मिलती है और लिटरेचर से मिलती है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल चीज़ों में क्या क्या आएगा? कॉइन आ जाएगा और रिकॉर्ड्स जो हैं। ठीक। और जो लिटरेचर है उसमें क्या है? रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। अब रिलीजियस में कौन कौन से हैं? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में कहाँ कहाँ? वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और एपिक से। ठीक है। और नॉन ब्राह्मण में क्या है? जैन और बुद्धिस्ट के बारे में। ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कॉइन्स के बारे में। ठीक है। सिक्के के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। और टेराकोटा का सिक्का जो है मिट्टी का बना होता था। जो टेराकोटा का सिक्का होता था वो मिट्टी का बना होता था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। ये कहाँ बना था? सिंधु सभ्यता में। पूछा जा सकता है कि जो टेराकोटा का सिक्का था वो किससे बना था? तो मिट्टी से बना था। वो कहाँ मिला था? सिंधु सभ्यता में मिला था। ठीक है। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क के सिक्के का प्रयोग होता था। ठीक है, पंचमार्क जिसको छपे होते थे राजा का या फिर किसी और चीज का स्मारक छपा होता था, उसे पंचमार्क बोलते हैं। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी। क्या होती थी? लिखावट नहीं होती थी। ठीक है, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। कौन सबसे पहला धातु का सिक्का था? तो वो है आहत। ठीक है, या पंचमार्क जिसको बोलते हैं। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। पर्ण क्या थे? चांदी के सिक्के थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। पर्ण क्या थे? चांदी के सिक्के थे। और कहाँ प्रचलित थे? तो मौर्य काल में प्रचलित थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित है। तो ये जो सिक्के से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप याद कर लीजिएगा। शीशे का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। आप देख लीजिए, पहला है पर्ण। पर्ण क्या था? चांदी का सिक्का था। शीशे का सिक्का सातवाहन में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है। सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। जो पहली बार बोलेगा तो सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। लेकिन अगर पहली बार नहीं बोलेगा तो शुद्ध सोने का जो प्योर सोना है उसका सिक्का जो था कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। किसने? कुषाणों को द्वारा। ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में मिला है। गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं ना किसको? गुप्ता पीरियड को। तो उसे मिलता सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोने का। किसका? अशुद्ध सोने का। ठीक है, सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुए। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। कौन था? स्कंदगुप्त शासक थे। ठीक है। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। मगर मान लीजिए पूछेगा किसके समय में चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चांदी का सिक्का था, पर्ण बोलते थे जिसको, तो उसमें रहेगा सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है। राजा रानी का सिक्का गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर शैली के सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त। राजा का नाम विशेष कर याद करना। समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। राजा रानी का। ठीक है। और राजा रानी वाला चंद्रगुप्त द्वितीय, और समुद्रगुप्त वाले में कौन सा? मयूर शैली वाला। कौन सा? मयूर शैली वाला। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में नहीं हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए किसी स्टेटमेंट बना के दे कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था, तो वहां पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। चमड़े का सिक्का हुमायूं। चमड़े का जो सिक्का था हुमायूं के शासक में शहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। किसने करवाया था? और शहाबुद्दीन ने किसके शासनकाल में? हुमायूं के। चांदी के रूप में प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी के रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, अभी तक सिक्का चल रहा था, अब रुपया जो आ जाएगा वो शेरशाह सूरी ने कराएगा। ठीक है। तांबे के दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। सोने की असरफी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। तो ये तीन महत्वपूर्ण है, यानी कि चांदी का रुपया, तांबे के दाम और सोने की असरफी। आप बहुत बार जगह असरफी का नाम सुने होंगे, कई सारी मूवीज देखे होंगे, उसमें भी लिखा होगा। बस लिखा नहीं, मतलब सुना होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस के द्वारा और एपिग्राफ जिसको बोलते हैं। ठीक है। पत्थरों को जो खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है, उसी को इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों पे वो कुछ ऐसे ऐसे लिखा रहता है, उसी को कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये याद कर जाइएगा। विश्व में अभिलेख
विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। भारत में अभिलेख के जनक अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक। सबसे ज्यादा आप देखते हैं पिलर हुआ, इंक्रिप्शन हुआ, सबसे ज्यादा अशोक का ही मिलता है। ठीक है, तो इंडिया का तो याद कर लेंगे आप अशोक, लेकिन विश्व में किसे? ईरान के शासक डेरियस को। किसके? ईरान के शासक डेरियस को। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला अभिलेख बोगज गोई में मिला, जो कि तुर्की एशिया माइनर में है। कहाँ पे है? तुर्की एशिया माइनर में। कहाँ मिला था? बोगज गोई में। ठीक है। अभिलेखों का प्रारंभ एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभी आप पढ़े थे, वहां पे पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? कमेंट में बताइएगा, अभी ऊपर ही पढ़ाया हूँ। और अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का जो अध्ययन उसे कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है। अच्छा, अभिलेख के प्रकार आप देख लेते हैं। अभिलेख जो होते हैं मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख, और भित्ति लेख, और गुफा लेख। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख होता है। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन पे जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं शिलालेख। ठीक है। सर्वाधिक प्रचलन शिलालेख का था। किसका था? शिलालेख का था। सबसे ज्यादा मशहूर यही थे। स्तंभ लेख दूर से आकर्षित करते थे। जो स्तंभ पे बने होते थे, स्तंभ जैसे आप देखे होंगे स्तंभ पे बना रहता था, उस पे कुछ लिखा रहे, वो है स्तंभ लेख। वो दूर से आकर्षित दिखते थे। ठीक है। स्तंभ के सामने ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या है स्तंभ पे लिखना। ऊंचे स्तंभ के ऊपर ऊंचे पत्थरों पर लिखना, यानी कि जो स्तंभ रहेगा स्तंभ के ऊपर पत्थर लिख देंगे, उस पर जो लिखा जाएगा वो स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रमुख अभिलेखों के बारे में पढ़ लेते हैं। हाथी गुहा गुफा अभिलेख कहाँ पे है? उड़ीसा में है, जिसमें कलिंग कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? कलिंग का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी बताइएगा आप मुझे। और ये हाथी गुहा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में है, कलिंग के राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। किसकी? कलिंग युद्ध की। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ठीक है। वो कौन से वंश का था? गंग वंश का था। अच्छा, एहोल अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में है। इसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है। किसका? पुलकेशिन सेकंड, जो कि हर्षवर्धन पर विजय पाया था, उसकी चर्चा की गई है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। किसने? रवि कीर्ति ने। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? अभी गुजरात में है। इसके इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की थी। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवा था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार भर भर के पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया है कि जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है, और जो वो क्या बोलते सुदर्शन झील है उसको किसने बनवाया था, किसने मरम्मत कराया था, इसके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। ठीक। अच्छा, प्रयाग अभिलेख, प्रयाग मतलब इलाहाबाद। ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की, यानी कि जो भी विक्ट्रीज उसने की थी युद्धों की, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई थी। कहाँ पे? प्रयागराज। ठीक है। अच्छा, इससे याद कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध में प्रयास किया उसमें विजय प्राप्त किया, उसके लिए प्रयागराज अभिलेख। ठीक है। मतलब कुछ भी ट्रिक बना के, जैसे इतना सारे फैक्ट होते हैं आप ऐसे नहीं रट सकते हैं, तो उसको समझने के लिए या किसी चीज से जोड़ दीजिए अपने आप को सुटेबल बनाने के लिए। ये मत देखिए कोई ट्रिक बताएगा आपको, खुद से बनाइए, वो याद रहेगा, और खुद नोट कर लीजिए एक जगह, बार बार रिवीजन करते टाइम वही पढ़िए। नासिक अभिलेख क्या है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। यह अभिलेख गौतमी बल्लभ बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? बलश्री द्वारा, गौतमी बलश्री द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है। जो सातवाहन जो था उनके काल में जो भी जो घटनाएं घटी थी उसका चर्चा हमें यहाँ से मिलता है। कहाँ से? नासिक अभिलेख से, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यह अभिलेख राजा भोज प्रतिहार के समय में बालादित्य, कौन? बालादित्य द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में? गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है। और दूसरा क्या है? मंदसौर अभिलेख, यह भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। यह अभिलेख मालव नरेश यशोवर्मन के समय वसुल द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? वसुल द्वारा। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। मेनली जो है ये मालव नरेश यशोवर्मन के समय में बनवाया गया था, और इसमें किसकी चर्चा मिलती है? सैनिक की उपलब्धियों की। सैनिक उपलब्धियों की चर्चा कहाँ मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख में। ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। यह अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। किसकी तरफ? बंगाल शासक विजय सेन द्वारा लिखवाया गया था। इसमें सेन राजवंशी के शासकों की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका वर्णन है। किसका वर्णन है? सेन राजवंश का। ठीक है, तो आप याद कर जाइएगा।
अच्छा, अब हम देखते हैं पिलर्स और एडिक्ट्स के बारे में, यानी कि स्तंभ लेख के बारे में। यह स्तंभ लेख में सबसे ऊंचे होते थे। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते थे। क्या वो मतलब काफी लंबे लंबे होते थे। हेलियोडोरस यानी कि गरुड़, और या फिर गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दोनों नाम है यहाँ पे रखे गए, हेलियोडोरस और गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। इसमें भागप्रद, ठीक है, भागप्रद ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। किसकी दी है? भागप्रद ने। किसकी जानकारी? भागवत धर्म की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली दिल्ली में स्थित है। स्तंभ लेख लोहे का है। ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनका जो स्तंभ है वो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और कैसा है वो? लोहे का स्तंभ है। इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। जो दिल्ली में लगा है ना, वो आप देखे होंगे, कई बार दिल्ली ट्रेवल करते हैं, मैं फोटो लगाना भूल गया ना, दिखा देता अभी आपको। विदेशी यात्री द्वारा आप जो देखते हैं हम, क्या क्या मिलता है हमें जानकारी। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, ठीक है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी थी। क्या लिखी थी? हिस्टोरिका, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, ये बुक का नाम है। और पेरिप्लस ऑफ द स्थरनी सी यानी अज्ञात, ठीक है। टॉलमी द्वारा हमें क्या मिलता है? जियोग्राफिका, ठीक है, जियोग्राफिका। और प्लिनी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री। अलबरूनी द्वारा किताबुल हिंद और तहरीक हिंद, इंपॉर्टेंट है, ये सारा याद कर जाइएगा। मार्को पोलो द बुक ऑफ सर मार्को पोलो काकतीय वंश का, ठीक है। अलबरूनी द्वारा तो अब पता ही चल गया, किताबुल हिंद और तहरीक हिंद, ठीक है। और फायान द्वारा फो क्यू की, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था ये। वेन शांग, अच्छा अभी देखिए ये जितने भी आए हुए हैं ये मैच द फॉलोइंग में आया था। ये पीसीएस का जो एग्जाम था, पीसीएस 2024 25 का एग्जाम, सॉरी 24 का एग्जाम था, जो अभी हुआ था, पिछले साल अक्टूबर में हुआ था, नो सॉरी दिसंबर में हुआ था। उसमें आया था ये मैच करने का कि कौन कौन से यात्री थे और किसके किसके शासनकाल में आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पे है लिखा है ना, फाहियान ने कौन सी बुक लिखी थी? फो क्यू की। और वो किसके समय में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। वेन शांग सी यू की हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, ठीक है। तारानाथ कंग्यूर और तंग्यूर, ठीक है। फाहियान जब आया था वो तो उस टाइम काल क्या था? 399 ईस्वी में। उसने फुयू की पुस्तक लिखा था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है, पहले बताया मैंने। इसमें उस समय के भवन भवन तथा कौड़ी की चर्चा थी। कौड़ी जानते हैं? अभी जिसे पांडा था कौड़ी चलाता था, वही है, ठीक है। उस समय के भवन कैसे थे और कौड़ी कैसी थी उसके बारे में चर्चा की गई है। संयुगन 518 ईस्वी में चीन से आता है, ठीक है। इसमें अपने 3 वर्ष की यात्रा में बुद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की, ठीक है, जो बुद्ध धर्म की प्रतियां थी उसको एकत्रित किया। और ह्वेनसांग जो था वो 629 में आया था। सी यू की ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कहाँ आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। पहले ये पढ़ाई करता है वहां पे, फिर अध्यापन भी करता है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को। तो याद कर जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और इत्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये भी चीनी यात्री थे। कब आया था? 673 ईस्वी में। यह त्रिपिटक जो था, जानते हैं कि त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म में हम पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ेंगे ये, ठीक है। 400 प्रतियां यानी कि फोटो कॉपी, प्रतियां मतलब फोटो कॉपी, ठीक है, अपने साथ चीन लेके गया था, ठीक है। इब्न इब्न बतूता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। यह 700 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक कौन थी? रहेला। तो इंपॉर्टेंट रह जाता है क्या? रहेला इसकी पुस्तक थी। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। अच्छा, अब्दुल रजाक के बारे में देखते हैं। अब्दुल रजाक जो था यह फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसकी पुस्तक जो थी मतला ए शाहीन है, ठीक है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, ठीक। विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य में कौन? उस समय कृष्णदेव राय राजा थे। कौन थे? कृष्णदेव राय, ठीक। आप साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी हम देखते हैं। निम्न सॉरी लिखित स्रोतों को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो लिखित होते हैं, ऐसे लिखा गया है ना, जैसे लिखा गया है, ये भी लिखा गया है, मान लीजिए वो लिखित स्रोत है, ठीक है। प्राचीन इतिहासकार की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक। जो भी लिखे हुए स्रोत मिले हैं हमें, वो प्राचीन इतिहास के बारे में सबसे अच्छी जानकारी हमें देते हैं। गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में देखते हैं हम। इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता था। ऐसे ऐसे स्रोत जो किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते थे उन्हें बोलते थे गैर धार्मिक स्रोत, ठीक। मनुस्मृति के बारे में देखते हैं। इसकी रचना मनु ने की थी। किसने? मनु ने की थी। यह राजनीति से संबंधित पहली पुस्तक थी। जो राजनीति से संबंध रखती थी वो पहली पुस्तक ऐसी थी, मनुस्मृति। और किसने लिखी थी? मनु ने लिखी थी। इसमें महिला एवं दलितों को नीचे दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं हम। अर्थशास्त्र
इसका संबंध राजनीति से थे। आप ही मनुस्मृति पढ़ते हैं आप, उसमें भी मनुस्मृति में भी राजनीति की पहली पुस्तक बताई है, राजनीति के बारे में ये भी बुक है। और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो ये भी राजनीति की है। बहुत लोग अर्थशास्त्र कुछ और रिलेट कर लेते हैं, तो ये याद रखिएगा, अर्थशास्त्र राजनीति से ही है, ठीक है। इसकी रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने जो भी शासन करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसी बुक के आधार पर करते थे। जो भी चाणक्य ने बनाई थी बुक, उससे ही उनका शासनकाल सुदृढ़ हुआ था। अर्थशास्त्र मैकियावेली की रचना द प्रिंस के समान है, ठीक है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। अर्थशास्त्र का प्रकाशन समाजशास्त्री द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? समाजशास्त्री द्वारा किया गया था। इसमें 15 अधिकरण थे। कितने थे? 15 अधिकरण थे। अच्छा, पंचतंत्र काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, आप बहुत बचपन में पढ़े होंगे। विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र को 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा में अनुवादित किया गया था, ठीक है। मृच्छकटिकम, ठीक है, ये शूद्रक ने मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ था मिट्टी का खिलौना। क्या अर्थ था? मिट्टी का खिलौना। किसने लिखा था? इसका तो शूद्रक ने, ठीक है। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी थी। किसने? कल्हण ने। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। अच्छा, कादम्बरी के बारे में देखते हैं। कादम्बरी तथा हर्षचरित किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। धार्मिक स्रोत देखें तो वैसे पुस्तक जिनका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं, ठीक। जैसे कि गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य क्या था? यह प्राकृतिक भाषा में मिले थे, इन्हें आगम कहते थे। क्या कहते थे? आगम कहते थे। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण जो थे वो थे, ठीक है। अचरांग सूत्र में इनमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम या निषेध क्या थे उनके बारे में लिखा था। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की चर्चा की गई थी। न्याय धर्म का सूत्र जो था महावीर के शिक्षकों का संग्रह था। बौद्ध बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। बौद्ध साहित्य कहते हैं इन धर्मों का, इन ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में मिले हैं, ठीक है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां मिलती हैं। कितनी कहानियां? 200 कहानियां मिलती हैं। अच्छा, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? ललित विस्तार में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ मिलती है, तो एक ऑप्शन दे देगा जिसमें लिखा रहेगा अंगुत्तर निकाय, तो वही सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक जो है त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। किसका? 3 पुस्तकों का। किसका किसका? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। सूत पिटक क्या है? यह सबसे बड़ा पिटक है। जो सूत पिटक है वो सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अच्छा, विनय पिटक यह सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की, कैसे आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं उसकी चर्चा की गई है, ठीक। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई। किसकी? दार्शनिक विचारों की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वैसा ग्रंथ जिसमें संबंध, जिसका संबंध हिंदू धर्म से है। किससे? हिंदू धर्म से है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अच्छा, ठीक है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अच्छा, नोट दिया गया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। वैदिक काल में जौ को यव कहते थे, गेहूं को गोधून कहते थे तथा चावल को बिहीर कहते थे, ब्रीहीर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम वेद क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। यह सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या था? सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ था। अच्छा, वेद, अब यहाँ देखते हैं वेद, ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद और ज्ञानी। तो ऋग्वेद क्या है? रुत है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौशतकी और ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय। उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। ज्ञानी कौन है? प्रजापति, ठीक है। सामवेद उग्रदाता, पंचवी पंचवीश और गंधर्व वेद और नारद, ठीक है। इसी प्रकार आप चारों वेद का दिया है वो पढ़ लीजिएगा। और वेद और वेदों की रचना ईश्वर ने की थी। किसने की थी? ईश्वर ने की थी। अतः वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय, ठीक है। ये पूछा जा सकता है वेदों को, अतः वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी रचना ईश्वर ने की थी। गुप्त काल में कृष्णदेव राय ने गुप्त काल में कृष्ण देवयायन व्यास ने वेदों का संकलन किया था, यानी कि कलेक्शन किया था। किसने किया था? कृष्ण देवयायन में। किसके काल में? गुप्त काल में। प्रारंभ में वेद की संख्या 3 ही थी। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अतः वेद को त्रयी कहा जाता था। अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऐसा वेद है जिसको बाद में शामिल किया गया, तो क्या था? अर्थवेद। तो अर्थवेद को बाद में शामिल, इसमें क्या है, इसीलिए इसे अब वेद त्रय कहते हैं। वेद त्रय भी नहीं रहते हैं, ठीक है। अर्थवेद
को बाद में शामिल किया गया था, इसीलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि वेद त्रयी क्या है तो उसमें आप बताएंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक, और अर्थवेद उसमें नहीं है, ये आप बात याद रखिए कि ये बाद में ऐड किया गया था। अच्छा, अब ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्रोच्चारण और मंत्रों और जो भी ऋषियाओं थे उनका संग्रह है। ठीक है, इसमें 10 मंडल मिलते हैं और 1028 सूक्त मिलते हैं और 10,580 रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो रचनाएं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ऋग्वेद रचना। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। तो आप याद कर लेंगे 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और तथा 10,580 रचनाएं हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, किसी चर्चा है पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है कि नहीं, तो है इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बात, शूद्र का प्रयोग जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल जो है बाद में लिखा गया था। कौन कौन सा मंडल? पहला और 10वां मंडल। जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया था। कौन सा 7वां मंडल? मेनली लोग जो नहीं जानते रहेंगे वो सोचेंगे पहला है, पहला मतलब पहली बार लिखा गया होगा इसलिए हम इसको टिक मार देंगे, लेकिन नहीं, पहला और 10वां बाद में लिखा गया था और 7वां मंडल सबसे पहले लिखा गया था। 9वें मंडल में हमें जो मिलता है वो सोम देवता की चर्चा मिलती है। ये जंगल के देवता होते हैं। कौन? जो सोम देवता हैं, यानी कि सोम देवता वो किसके किसके देवता है? वो जंगल के देवता है, यानी कि जहाँ जंगल तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, उसके देवता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को ह्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रोत कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। इसमें चिकित्सा की चर्चा मिलती है, आप तो जानते हैं। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। जो आयुर्वेद के ज्ञानी उन्हें प्रजापति कहते हैं। ठीक है। इसमें 10 राजयुद्ध की चर्चा है। किसकी? 10 राजयुद्ध की। ठीक है, जिसमें 10 राजाओं ने युद्ध किया था उसकी चर्चा इसमें है। ठीक है। सामवेद क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। ठीक है, क्या है? गान। ठीक है, इसमें 1549 मंत्र मिलते हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद में है। मिलता तो हमें 1549 है, लेकिन जो मेन है वास्तव में 75 मंत्र ही है। साम बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है। सामवेद में भारतीय संगीत में 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा की चर्चा मिलती है। किसकी? ये आप जानते होंगे। ये संगीत यज्ञ के सामने गाए जाते हैं। कहाँ गाए थे? संगीत यज्ञ के सामने। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए लेक्चर को एंड करते हैं अब।